एक मध्यम शिक्षित आदमी की शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जिसने दर्शन शास्त्र में एम.फिल किया था और वह सरकारी नौकरी भी करती थी। शहर आकर उस आदमी ने अपनी पत्नी का एटीएम कार्ड और चेकबुक अपने पास रख लिए और उसकी तनख्वाह पर ऐश करने लगा। उल्टा वह अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को ही गंवार और बेवकूफ कहकर ताने देता। पत्नी उसके हर वक्त के कटाक्ष से तंग आ चुकी थी, मगर लोगों के सामने कुछ नहीं कहती थी। जब बच्चे बड़े हुए तो वे भी अपने पिता को समझदार और अपनी माँ को नाकाम औरत समझने लगे। 20 साल की नौकरी पूरी होने पर उस औरत ने फैसला किया कि वह अपने पति को उसकी असलियत दिखाएगी और एक दिन अचानक घर छोड़कर चली गई। पति ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और महीने की पहली तारीख को पत्नी की चेकबुक लेकर बैंक जा पहुंचा। तब रात के करीब 10 बजे थे। मोहल्ले में बारात की आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं। घर में फूलों और मेहंदी की खुशबू घुली थी। कमरे में रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं। उसी कमरे में नया जोड़ा नूपुर और विक्रम चौधरी खामोश बैठा था। नूपुर पढ़ी लिखी, एम.फिल पास और कॉलेज में लेक्चरर थी। शहर में उसकी अच्छी इज्जत थी, लेकिन उसके मन में यह ख्वाहिश भी थी कि उसे ऐसा साथी मिले जो भले बहुत पढ़ा लिखा न हो, पर उसे समझने वाला हो। दूसरी तरफ विक्रम सिर्फ मिडिल पास था। गांव में छोटी सी दुकान चलाता था, चालाक और तेज जुबान वाला, मगर अपनी हर बात को हुक्म की तरह मनवाना चाहता था। नूपुर ने लड़के के बारे में सिर्फ अच्छे चाल चलन की बातें सुनी थीं, इसलिए रिश्ता तय हो गया। उसे लगा कम पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं, असली बात इंसानियत और परिवार होता है। लेकिन जिंदगी में कई बार अच्छे फैसलों की गलतियां बाद में सामने आती हैं। शादी की पहली रात ही विक्रम के अंदाज में वही मालिकाना रवैया झलक पड़ा जो अक्सर कुछ लोग अपनी कमी छुपाने के लिए दिखाते हैं। बातों बातों में उसने कहा, देखो नूपुर, तुम नौकरी जारी रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर का हिसाब किताब मेरे हाथ में होगा। एटीएम, चेकबुक सब मेरे पास रहेंगे ताकि मुझे चिंता न हो। नूपुर ने थोड़ा झिझक कर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे। उसकी आवाज में हल्का सा सुकून था, जैसे वह खुद को समझा रही हो। यही नई जिंदगी है, इसे स्वीकार लेना ही बेहतर है। विक्रम ने उसकी मुस्कुराहट को आज्ञाकारिता समझ लिया और उसके भीतर एक अजीब सा गर्व भर गया कि एक एम.फिल करने वाली औरत भी उसकी मर्जी के नीचे रहेगी। यह सोचकर उसे तसल्ली मिली। रात गुजर गई। सुबह जब वह उठा तो नूपुर रसोई में चाय बना रही थी। विक्रम ने पहली बार उसे बिना गहनों के देखा, मगर उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी। एक पल को उसे लगा कि ये औरत किसी किताब की तरह है, जिसके शब्द शायद उसकी समझ से बाहर हैं। फिर वह हंसकर बोला, बस चाय अच्छी बनना, बाकी फिलॉसफी ऑफिस के लिए रखो। नूपुर के होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में सवाल उठ रहा था, क्या पढ़ी लिखी औरत को घर में सिर्फ चाय बनाने के लिए ही समझा जाता है? दिन बीतते गए। विक्रम के रिश्तेदार आते और नूपुर की तारीफ करते। अरे विक्रम, तू तो किस्मत वाला है, इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत पत्नी मिली है। यह सुनकर विक्रम सीना तान कर कहता, हाँ, घर के खर्च की फिक्र बिल्कुल मत करो, सब इंतजाम हो चुका है। नूपुर को उसकी यह बात कांटों सी चुभती, लेकिन वह चुप रहती। उसे लगता था शायद वक्त के साथ विक्रम बदल जाएगा, शायद उसमें मोहब्बत, समझदारी या कम से कम जिम्मेदारी का एहसास जागेगा। लेकिन विक्रम बदलना नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपनी कामयाबी महसूस करने में लगा रहता था। उसके लिए पत्नी की शिक्षा नहीं, पत्नी की तनख्वाह ही गर्व की वजह थी। एक रात जब नूपुर ऑफिस की फाइलें देख रही थी, विक्रम ने कहा, कल एटीएम मुझे दे देना, बैंक से कुछ काम है। नूपुर ने बिना सोचे दे दिया। विक्रम के चेहरे पर वही मालिकाना भाव साफ था। पहली बार नूपुर को महसूस हुआ कि विक्रम उसकी जिंदगी पर पूरा हक जमाना चाहता है, और उसी दिन उसकी मोहब्बत का रंग बदलने लगा। रात के सन्नाटे में खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं। उसके हाथ में चाय का कप ठंडा हो चुका था। वह सोच रही थी, शायद जिंदगी समझ से नहीं, रवैये से बदलती है। किताबों में दर्शन पढ़ने वाली नूपुर ने उस रात पहली बार समझा कि खामोशी भी एक विरोध होती है और सब्र भी कभी-कभी जंजीर बन जाता है। यही नूपुर की शादी की पहली रात थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाई, क्योंकि उसी रात उसकी कहानी नहीं, उसकी परीक्षाएं शुरू हुई थीं।
सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर नूपुर के दिल में गहरा अंधेरा था। चाय की भाप और अखबार की हल्की खुशबू कमरे में थी। नूपुर ने मेज पर नाश्ता रखा और धीरे से बोली, चाय थोड़ी ठंडी हो गई है। विक्रम ने अखबार से आंखें उठाए बिना कहा, हाँ, अगली बार जरा जल्दी बना देना। बात छोटी थी, लेकिन लहजा ऐसा जैसे आदेश दे रहा हो। नूपुर चुप रही और ऑफिस जाने को तैयार होने लगी। अब यह रोज का तरीका बन चुका था। हर महीने की पहली तारीख को बैंक जाना, पत्नी की तनख्वाह निकालना और पैसे खुद रखना। वह दोस्तों से गर्व से कहता, पत्नी अफसर है, मैं आराम से जीता हूं। दोस्त हंसकर कहते, तेरी तो किस्मत खुल गई, पत्नी कमाती है और तू ऐश करता है। विक्रम भी हंसता, असल अक्ल तो मुझ में है, वरना यह पढ़ी लिखी औरतें फिजूल खर्च होती हैं, इन्हें क्या समझ होती है। नूपुर के लिए ऑफिस अब सहारा बन गया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर वह सोचती, यह वही औरत है जिसने दर्शन शास्त्र पढ़ा था, लोगों से गहन बातों पर बहस करती थी और आज अपनी ही जिंदगी में कैद है। साथी शिक्षक अक्सर कहते, नूपुर आप बहुत मजबूत हैं, घर और ऑफिस दोनों संभाल लेती हैं। वह मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के अंदर ठंडापन बढ़ता जाता। शाम लौटती तो विक्रम टीवी के सामने बैठा मिलता और तंज कसता, इतनी देर लगा दी, ऑफिस ही तुम्हारा घर है क्या? नूपुर अक्सर चुप रहती, कभी मन करता जवाब दे, पर खुद को रोक लेती, क्योंकि उसे पता था कि उसका हर शब्द बदतमीजी समझा जाएगा। बच्चों के सामने विक्रम का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता। वह खुद को समझदार और नूपुर को नासमझ दिखाता। वह बच्चों से कहता, तुम्हारी माँ को दुनियादारी नहीं आती, बस किताबों की बातें जानती है। बड़ा बेटा आर्यन हंसकर बोलता, मम्मी तो हमेशा उपदेश करती रहती हैं, पापा ही ज्यादा अक्ल वाले हैं। ये बातें नूपुर के दिल को चाकू सी चुभती, मगर वह बच्चों से नाराज नहीं हो पाती, क्योंकि वे भी उसी माहौल में पल रहे थे जो विक्रम ने बनाया था। एक दिन ऑफिस से लौटते ही विक्रम बोला, तुम्हारा एटीएम मैंने दूसरी जगह रख दिया है, रखना मत भूलना। यह सुनकर नूपुर ने हल्की आह भरी। अब तो उसे अपनी तनख्वाह का पता तक नहीं रहता था, वह बस नौकरी कर रही थी, जैसे कोई मशीन, न एहसास न अपने पैसे पर हक। रात के खाने पर नूपुर बोली, आर्यन की फीस अगले हफ्ते देनी है। विक्रम तुरंत बोला, मैं निकाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ, हर चीज में ज्यादा मत सोचो। नूपुर चुप रही, एक ऐसा चेहरा देखकर जिसमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ नियंत्रण दिखता था। कभी कभी वह आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं वही औरत हूं जिसने कभी इलाके में भाषण दिए थे, जिसने दर्शन को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। फिर आज मेरी खुददारी क्यों खामोश है? मैं इतनी मौन क्यों हूं? वह गहरी सांस लेकर खुद को समझाती, शायद किसी औरत को जीने के लिए समय चाहिए होता है, या जीतने के लिए कभी कभी खामोशी भी रास्ता बन जाती है। महीने दर महीने और साल दर साल बीतते गए। नूपुर के चेहरे पर वक्त के निशान गहराने लगे। विक्रम का स्वभाव दिन ब दिन सख्त होता गया और बच्चे भी माँ के चेहरे पर वही कमजोरी देखने लगे जो विक्रम के कठोर शब्दों ने उसके दिल पर उतारी थी। एक दिन आर्यन बोला, मम्मी, पापा बिल्कुल सही कहते हैं, आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हैं। नूपुर ने बस इतना कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि खामोशी भी बोलती है और खामोश रहना भी एक तरह का सामना होता है। आर्यन हंसकर बोला, मम्मी, यह सुबह सुबह की बातें छोड़िए, हमें तो बस खुश रहना है। उस पल नूपुर ने पहली बार महसूस किया कि शायद सिर्फ पढ़ाई इंसान को नहीं बदलती, माहौल बदलता है। रात में सब सो चुके थे। नूपुर ने दराज खोली, उसमें पुराने खत, कुछ पर्चियां और एक खाली चेकबुक रखी थी। वह देर तक उन्हें यूं ही देखती रही, जैसे उनमें अपनी खोई हुई जिंदगी खोज रही हो। बाहर चांदनी फैली हुई थी। खिड़की के पास बैठकर वह बुदबुदाई, शायद यह कहानी एक दिन बदलेगी, लेकिन कब? और उसी सवाल के साथ रात उसकी खामोशी और आंसुओं में घुल गई। ऊपर से जिंदगी आम लग रही थी, पर भीतर ही भीतर सब कुछ बदल रहा था। नूपुर की इज्जत उसकी विनम्रता में थी और उसके विद्यार्थी उसके ज्ञान से प्रभावित थे। वह हमेशा नरम लहजे में कहती, फिलॉसफी हमें केवल सोचने नहीं, सहने का हुनर भी सिखाता है। यह बात बहुत जरूरी थी, लेकिन जैसे ही नूपुर घर की दहलीज पर कदम रखती, सब्र बोझ बन जाता। विक्रम अब लगभग 55 साल का आदमी था, मगर उसका घमंड हमेशा जवान रहता। उसे अपनी मर्दानगी पर बहुत गर्व था।
पत्नी की डिग्री, नौकरी और सफलता, यह सब उसे अपने कम होने का एहसास दिलाते, जिसे वह रोब और गुस्से में छिपाने की कोशिश करता। घर में वह ऐसे हुक्म चलाता जैसे कोई फौजी हो। बेटे आर्यन और अनिकेत भी माँ से बात करने से पहले बाप की इजाजत लेते थे। नूपुर सोचती, मैंने जिन्हें मोहब्बत और समझदारी की भाषा सिखाई, आज वही ताकत और पैसे की भाषा बोल रहे हैं। मोहल्ले में विक्रम खुद को बड़ा सफल आदमी मानता। दोस्त घर आते, हंसी मजाक करते और नूपुर से चाय मंगवाते। वे कहते, विक्रम भाई, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। पत्नी कमाती है और आप आराम करते हैं। विक्रम हंसकर कहता, मैंने ही इसे नौकरी की समझ दी है, वरना औरत को क्या पता पैसा कहाँ खर्च करना है। नूपुर चुपचाप रसोई में चाय बनाती। उसे महसूस होता, विक्रम सिर्फ उसका नहीं, उसकी इज्जत और पढ़ाई दोनों का मजाक उड़ा रहा है। एक दिन दफ्तर में नई सहकर्मी रीमा ने पूछा, मैडम, कभी सोचा है कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं? इतनी पढ़ाई, सरकारी नौकरी, बच्चे, सम्मान, सब कुछ है आपके पास। नूपुर के होठों पर मुस्कान आई, मगर आंखों में नमी तैर गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद इंसान के पास कुछ नहीं होता। इंसान अंदर से खाली होता है। रीमा हैरान हुई, मैडम, इसका क्या मतलब? नूपुर ने निगाहें झुका लीं। मेरी जिंदगी में खुशी है, लेकिन मेरी अपनी मर्जी नहीं। यह पहला मौका था जब नूपुर ने किसी के सामने अपनी कसक जाहिर की। उधर विक्रम दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और धौंस जमा रहा था। देखो भाई, औरत को काबू में रखना पड़ता है। यह बात मुझसे सीखो। जब ज्यादा पढ़ लिख जाए तो सिर पर चढ़ जाती है। एक दोस्त बोला, नूपुर तो बहुत समझदार लगती है। विक्रम हंसकर बोला, हाँ भाई, समझदार है ना, वो भी मेरी वजह से। मैं न रहूं तो 2 दिन में बिखर जाए। इसकी क्या औकात है? यह कहकर उसने फिर जाम भर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं नूपुर बिखरने के बजाय विद्रोही न बन जाए। अब घर नूपुर को श्मशान सा लगने लगा था। बच्चों के सामने वह चुप रहती, दफ्तर में ही मुस्कुराती और रात को खुद से लड़ती। एक शाम उसने सोचा, मैंने चुप रहकर सब संभाला, लेकिन क्या मेरी यही चुप्पी मेरी सजा बन गई है? आखिर कब तक मैं मौन रहूंगी? उसी पल उसके अंदर से आवाज आई, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। यही पहली बार था जब उसकी खामोशी ने विद्रोह का रूप लिया। दूसरी तरफ विक्रम खुद को बहुत सफल समझने लगा था। उसने बच्चों के मन में यह बात बैठा दी थी कि उनकी माँ सीधी सादी, भावुक और कम समझ वाली है। बच्चे दोस्तों से कहते, हमारी मम्मी अच्छी हैं, पर उनमें अक्ल नहीं है। यह सुनकर विक्रम खुश होता, क्योंकि यह वही नजारा था जिसकी उसे सालों से चाह थी। अब घर में उसका ही हुक्म चलता था और नूपुर की इज्जत बच्चों के दिल से भी कम हो चुकी थी। एक रात जब नूपुर दफ्तर का काम कर रही थी, अचानक विक्रम कमरे में आकर बोला, यह क्या? सारी रात कागजों में घुसी रहती हो, कभी पति का ख्याल नहीं आता? नूपुर ने धीरे से जवाब दिया, यह मेरी जिम्मेदारी है, समझने की कोशिश करो, कल आखिरी तारीख है। विक्रम ने ताना मारा, बस यही रह गया, दफ्तर के कागज और तुम्हारी फिलॉसफी। तुम औरत हो, याद रखो, समझदारी मर्दों की पहचान है। तुम में कौन सी अक्ल है? यह बात नूपुर के दिल पर चोट की तरह लगी, पर वह शांत रही। फिर भी उसने धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में कहा, और कभी कभी यही औरत मर्द की पहचान को आईना दिखाती है। विक्रम चौंक गया। यह पहला मौका था जब नूपुर ने आंख में आंख डालकर जवाब दिया था। उस रात विक्रम सो नहीं सका, जैसे उसके नियंत्रण की दीवार में पहली दरार पड़ गई हो। लेकिन नूपुर को वर्षों बाद गहरी नींद आई, क्योंकि वह पहली बार अपनी खामोशी से बाहर निकली थी। अगली सुबह विक्रम हमेशा की तरह शोर शराबे के साथ उठा। टीवी पर खबरें चल रही थीं। हाथ में अखबार था और नूपुर चुपचाप नाश्ता बना रही थी। मगर आज की खामोशी अलग थी। नूपुर की आंखों में अनजाना सुकून था, जैसे वह किसी फैसले के बेहद करीब हो। बेटा आर्यन कुर्सी खींचकर बैठा। मम्मी, आज आप पापा के साथ बैंक जा रही हैं? नूपुर ने कहा। नहीं बेटा, आज मैं खुद जाऊंगी। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब, तुम जाओगी? मैं तो हमेशा जाता हूं, तुम्हारा वहां क्या काम? नूपुर ने शक भरी नजर से चाय उसके सामने रखी। हाँ, लेकिन आज मेरा अपना खास काम है। कुछ फॉर्म जमा कराने हैं और कुछ कागजों पर दस्तखत भी करने हैं। विक्रम के माथे पर शिकन पड़ गई।
तो अब तुम्हें मुझ पर शक होने लगा है? इतने साल बाद यह नया शौक क्यों? नूपुर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, न तो मुझे शक है, न कोई शौक। बस अब वक्त आ गया है कि मैं अपना काम खुद करूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अखबार मोड़कर चाय मेज पर रखी। देख लेना, तुम्हारे ऐसे फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। औरतों के फैसले से कभी किसी को फायदा नहीं होता। नूपुर मुस्कुराई। कभी कभी यही फैसले जिंदगी बदल देते हैं। यह बात विक्रम के लिए नई सच्चाई की शुरुआत थी। दोपहर तक नूपुर बैंक पहुंच गई। काउंटर पर बैठी नई लड़की मुस्कुराकर बोली, मैडम, आपका एटीएम बहुत पुराना है, हम इसे नया कर देते हैं। नूपुर ने सिर हिलाया, फॉर्म पर दस्तखत किए और मन ही मन सोचा, अब समय है कि अपनी जिंदगी को भी नया कर लूं। उसी पल उसने तय किया कि वह अपना अकाउंट अलग करवाकर खुद संभालेगी। उसके लिए यह छोटा सा कदम पहला बड़ा बदलाव था। शाम को घर लौटी तो विक्रम का मूड बहुत खराब था। टीवी बंद था और वह सोफे पर बैठा बैंक बैलेंस की पर्ची घूर रहा था। गुस्से में उसने पूछा, यह तुमने क्या किया? एटीएम का नंबर क्यों बदल दिया? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बेवकूफ औरत, नूपुर ने बैग रखकर कहा, मुझे पता है। अब मेरी तनख्वाह मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम गुस्से में खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें वह इज्जत दी है जो कोई पति नहीं देता। तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी। इस मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं करता। नूपुर ने हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, नौकरी मैं पहले से कर रही थी। तुमने तो बस मेरी कमाई का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों पर खर्च किया। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। याद रखना, तुम औरत हो, घर में ही रहो, यही तुम्हारी सीमा है। पहली बार नूपुर की आवाज में ठहराव और दृढ़ता थी। यही तुम्हारी गलती है विक्रम। तुमने समझा कि औरत सिर्फ घर की चीज होती है, लेकिन जब औरत सोचने लगती है तो दुनिया बदल देती है। यह कहकर वह अपने कमरे में गई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मगर विक्रम को लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। अगले दिन नूपुर अपने कॉलेज में अधिकारी से मिली। अपनी तनख्वाह नए खाते में जमा कराने की बात कही। उसे अकाउंट ऑफिस भेज दिया गया। अधिकारी ने दस्तखत करते हुए कहा, शायद यह बात छोटी हो, लेकिन लगता है यह आपके जीवन के बड़े मोड़ की शुरुआत है। नूपुर मुस्कुराई। कभी कभी इंसान को खुद से मिलने के लिए छोटी छोटी आजादियों की जरूरत होती है। घर लौटते वक्त उसने पहली बार खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ उसके लिए ही जगमगा रही हो। वह कई सालों बाद खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। दूसरी ओर विक्रम की जिंदगी संभलने के बजाय बिखरने लगी और उसके दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि अब उनके पास उससे फायदा उठाने को कुछ नहीं था। वह अक्सर मोहल्ले के चबूतरे पर बैठकर सिगरेट पीता और बड़बड़ाता। पढ़ी लिखी औरतों का यही अंजाम होता है। ये आदमी को छोटा दिखाने लगती है, लेकिन भीतर से वह जानता था ये अंजाम उसने खुद बनाया है। एक रात आर्यन ने देखा उसकी माँ आंगन में बैठी शांत होकर आसमान देख रही है। उसके चेहरे पर सुकून था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। उसने पूछा, मम्मी, पापा आपसे नाराज हैं? नूपुर ने नरम आवाज में कहा, बेटा, कभी कभी नाराजगी जरूरी होती है ताकि इंसान अपनी गलती पहचान सके और समझ सके कि वह क्या गलत कर रहा है। आर्यन ने उलझकर पूछा, क्या पापा गलत हैं? नूपुर बोली, नहीं, वे बस समझ नहीं पा रहे हैं। औरत को सम्मान दिया जाता है, उसे कमाई की तरह लूटा नहीं जाता। रात के आखिरी पहर नूपुर ने डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं सच में सांस ले रही हूं। मेरी खामोशी ही मेरा विरोध बन चुकी है, और विरोध हमेशा शोर से नहीं होता, कभी शांति से भी शुरू होता है। वह घर छोड़ने से पहले हर चीज चुपचाप ठीक से जमा रही थी। सुबह के 6:30 बज चुके थे। कमरे में चाय की खुशबू फैल चुकी थी। टेबल पर नाश्ता, अंडे, पराठे और हमेशा की तरह अखबार। विक्रम अखबार के पन्ने पलट रहा था और नूपुर की आवाज उस माहौल में खोसी रही थी, चाय ठंडी हो जाएगी। विक्रम ने बिना देखे कहा, पहले वाला अखबार अभी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर नूपुर ने नजरें झुका लीं। अब वह जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसने लोगों की बातों और दुनिया को गहराई से देखना सीख लिया था। और जब औरत देखने लगती है तो उसके अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। आज ऑफिस में नूपुर के 20 साल पूरे हो रहे थे। साथियों ने उसके लिए छोटी सी पार्टी रखी।
नूपुर ने आईने में खुद को देखा। बालों में सफेदी, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, मगर आंखों में वही चमक जो कभी फिलॉसफी की क्लास में हुआ करती थी। वह पहले से ही तैयार थी। विक्रम ने तंज भरे लहजे में कहा, लगता है आज कोई बड़ी दावत है। नूपुर हल्के से मुस्कुराई, हाँ, आज मेरी नौकरी के 20 साल पूरे हो गए। विक्रम ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई कारनामा तो नहीं किया, बस नौकरी ही की है। यह बात नूपुर के दिल को गहराई से चुभ गई। वह सोचने लगी, हाँ, नौकरी ही तो की है, लेकिन यही मेरी जिंदगी है। दफ्तर पहुंचते ही फूलों से उसका स्वागत हुआ। रीमा, कृतिका और बाकी साथियों ने तालियां बजाईं। निदेशक ने प्रमाण पत्र देते हुए कहा, हमें नूपुर त्रिपाठी पर गर्व है। आपने इस दफ्तर को बड़ी इज्जत दी है। आप जैसे लोग ही सरकारी व्यवस्था की बुनियाद होते हैं। नूपुर मुस्कुराकर सिर झुका गई, मगर भीतर से आवाज उठी, मैंने यहाँ सब संभाला, पर अपना घर क्यों नहीं संभाल पाई? अपनी जिंदगी का फैसला किसी और को क्यों सौंप दिया? उसी पल जैसे उसके भीतर कोई बटन दब गया और उसने तय कर लिया कि अब कुछ बड़ा बदलेगा। शाम को लौटकर उसने चाय तो बना दी, पर विक्रम को बुलाया नहीं। वह कमरे में गई, अलमारी से पुरानी फाइलें, जेवर, कपड़े और अपनी डायरी निकाली। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मैं आज अपनी मौजूदगी को आजाद कर रही हूँ। मुझे वहां मत ढूंढना जहां मैं रहती थी, क्योंकि अब मैं वहां नहीं रहूंगी जहां सिर्फ जिस्म की जरूरत हो। मुझे वह जिंदगी चाहिए जहां मेरी रूह सांस ले सके। फिर उसने चेकबुक, एटीएम कार्ड और घर की चाबी मेज पर रख दी। विक्रम टीवी देख रहा था। नूपुर दरवाजे पर खड़े होकर बोली, मैं कुछ दिन अपनी बहन के पास जा रही हूँ। कुछ कागजी काम है और थोड़ी तन्हाई भी चाहिए। विक्रम ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, ज्यादा दिन मत रुकना। अगले हफ्ते बिल आ जाएंगे। नूपुर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रही हो, और उत्तर दिया, हाँ, बिल तो हर रिश्ते का आखिर में ही आता है। इतना कहकर वह घर से निकल गई। उसके जाते ही घर में अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे विक्रम ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शुरू में उसने सोचा, चलो, 2 दिन की छुट्टी मिली, और टीवी की आवाज और तेज कर दी। लेकिन रात के 2 बजे जब पानी पीने उठा तो घर का सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था। मेज पर पड़े एटीएम कार्ड, चेकबुक और डायरी को देखते हुए वह ठिठक गया। उसने डायरी खोली, एक जुमले पर आकर रुक गया, एक औरत की मेहनत एक दिन तुम्हारा घमंड भी बन सकती है, और वही औरत एक दिन तुम्हारी कमी भी बन जाती है। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने एटीएम कार्ड उठाया, जैसे शायद अब भी उससे कुछ पैसे निकल आए। मगर अगली सुबह बैंक जाकर मशीन में कार्ड लगाया। स्क्रीन पर लिखा आया, यह कार्ड ब्लॉक है। उसने 2-3 बार कोशिश की, नतीजा वही। घबराकर वह मैनेजर के पास पहुंचा। मैनेजर ने बताया, मैडम, नूपुर त्रिपाठी ने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। अब उस खाते से कोई भी पैसा नहीं निकल सकता। विक्रम ने हैरानी से कहा, मैं उसका पति हूं, मुझे हक होना चाहिए। मैनेजर ने साफ कहा, कानून के मुताबिक तनख्वाह सिर्फ नूपुर मैडम की है। उसे शेयर करना या ना करना उनका निर्णय है। विक्रम चुप रह गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि औरत की खामोशी से ज्यादा ताकत उसके फैसले में होती है। घर लौटते हुए उसने उम्मीद लगाई, शायद नूपुर वापस आ जाएगी, आज नहीं तो कल। मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, नूपुर कभी नहीं लौटी। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे, दोस्त उससे मिलने से कतराने लगे और आर्यन अनिकेत यूनिवर्सिटी चले गए, जिसके बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। एक दिन जब विक्रम कमरे में अकेला बैठा था, हवा से दरवाजा हल्का सा हिल गया। वह घबराकर बोला, नूपुर। मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी, वही खामोशी जो अब उसकी जिंदगी की सजा बन चुकी थी। नूपुर की जिंदगी में अब खुददारी और इज्जत लौट आई थी, और विक्रम के घर की शामें अब पहले जैसी रोशन नहीं रहती थी। वही छोटा सा मकान, वही 4 दीवारें, पर अब हर दीवार की जुबान बदल गई थी। हर कमरा और दरवाजा विक्रम से सवाल करता, चाय अब कौन बनाएगा? अखबार किस लिए? और यह खामोशी किसकी सजा है? सुबह का सूरज भी उसे बोझ लगने लगा। पहले नूपुर के हाथ की चाय से दिन शुरू होता था, अब वह खुद चाय बनाता। कभी चीनी कम, कभी दूध ज्यादा, और स्वाद हर बार खराब। पहले घर में नूपुर के कदमों की हल्की आहट गूंजती थी, अब केवल जमी हुई खामोशी और उसकी खांसी। दिन में वह मोहल्ले के चौक पर बैठ जाता, जहां बूढ़े लोग राजनीति पर बातें करते।
पहले विक्रम सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, अब अक्सर चुप रहता। एक दिन चौक पर महेश सक्सेना ने पूछा, विक्रम भाई, भाभी अभी तक वापस नहीं आई? विक्रम ने नजरें झुका ली। नहीं, शायद नाराज हैं। महेश ने धीरे कहा, नाराज नहीं भाई, वह आजाद हो गई है। आपने कभी सोचा, उस औरत ने अपनी पूरी उम्र दी है, अगर वह एक दिन अपने लिए मांग ले तो बुरा क्या है? महेश की यह बात विक्रम के दिल में तीर सी लगी। वह हंसने की कोशिश करता रहा, मगर उस हंसी के पीछे के आंसू कोई नहीं देख पाया। कुछ दिनों बाद अनिकेत, जो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, छुट्टी में घर आया और बोला, अब आप मम्मी से कब बात करेंगे? विक्रम ने हौले से कहा, जब वह खुद आकर माफी मांगेगी। अनिकेत ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मम्मी ने आपको जिंदगी भर इज्जत दी, अब वह अपनी इज्जत वापस मांग रही है। माफी तो आपको मांगनी चाहिए, उन्हें नहीं। यह कहकर अनिकेत अपना बैग उठाकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज विक्रम के कानों में गूंजती रही और वह सोफे पर बैठ गया। पहली बार उसके दिल में शर्मिंदगी की हल्की सी चुभन हुई। हर महीने की पहली तारीख को विक्रम बैंक के चक्कर लगाता, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद एटीएम कार्ड फिर से चलने लगे। एक दिन उसने देखा, नूपुर बैंक से बाहर निकल रही है, हल्की गुलाबी दुपट्टे में, आत्मविश्वास से भरी। विक्रम के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़े, मगर वह रुक गया। सोचने लगा, क्या जाकर कहे, वापस आ जाओ? क्या पूछे, तुम्हारे बिना मैं कैसा हूं या तुम कैसी हो? लेकिन नूपुर के चेहरे पर शांति देखकर उसे महसूस हुआ, वह औरत जिसने 20 साल उसे बर्दाश्त किया, अब अपने सम्मान के साथ जी रही है। नूपुर बैंक के दरवाजे से निकलकर सड़क पार कर गई और विक्रम वहीं खड़ा रह गया, हाथ में बेकार कार्ड और दिल में भारी सी खामोशी। रात को वह अक्सर आसमान की तरफ देखता, सोचता, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मैंने बस अपनी हैसियत संभाल कर रखी थी। फिर एक दिन खुद से कहा, अगर हैसियत किसी की खुशी से बड़ी हो जाए तो वह हैसियत नहीं, नासूर बन जाती है, और ऐसा नासूर रिश्तों को खा जाता है। विक्रम कभी नूपुर का पुराना रुमाल देखता, कभी उसकी डायरी पढ़ता, और हर पन्ने पर वही दर्द लिखा मिलता, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो, पर तुमने सिर्फ हुक्म दिए। उसकी सजा शुरू हो चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ, पिछले 20 सालों में उसने जिंदगी जी नहीं, बस आदेश दिए, और जो सिर्फ हुक्म देता है वह आखिर में अकेला रह जाता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए, चेहरे की रौनक खत्म होती गई। घर में ज्यादा देर रहकर उसे डर लगने लगा। वह मोहल्ले के बच्चों को कभी-कभी खाना दे देता और नूपुर के नाम कुछ दुआएं भी करता, मगर यह सब उसके भीतर के शोर को दबाने जैसा था, असली सुकून नहीं देता था। एक रात बिजली चली गई तो विक्रम ने मोमबत्ती जलाई और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखा। नूपुर की जवानी की तस्वीर को देखकर वह धीमे से बोला, तुम ठीक कहती थी, तुम्हारी तनख्वाह तो बस एक आरडीएच थी, तुम्हारी खामोशी ही असली ताकत थी, और वही मेरा अंजाम बनी। मोमबत्ती धीरे धीरे पिघल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम का घमंड। अब उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक कबूलियत थी। सुबह लखनऊ की गलियों में रोशनी फैल रही थी। हल्की धुंध में सूरज झांका तो नूपुर ने अपने नए घर की खिड़की से बाहर देखा। शांत गली, छोटा सा फल वाला, और बालकनी में रखे 2 गमले। यही अब उसकी छोटी सी मगर अपनी दुनिया थी। खाली दीवारों को देखकर उसने महसूस किया, खालीपन कभी कभी आजादी जैसा होता है। पहले उसे यह घर अजनबी लगा, फिर मन में कहा, ये दीवारें खाली नहीं हैं, इन्हीं पर मेरी नई कहानी लिखी जाएगी। अलमारी से उसने पुरानी तस्वीरें निकाली, अपने बच्चों की, ऑफिस के साथियों की, और एक तस्वीर जिसमें वह और विक्रम साथ खड़े थे। उस तस्वीर को देखकर आंखें कुछ पल को भर आईं, मगर उसने तुरंत खुद से कहा, ये आंसू कमजोरी नहीं, बीते हुए पछतावे का बोझ है। अगले दिन ऑफिस में उसका अंदाज बदला हुआ था। वह शांत तो पहले भी रहती थी, पर अब उसके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास चमक रहा था। नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में जब उससे राय मांगी गई तो लोगों ने महसूस किया कि वह सिर्फ कर्मचारी नहीं, सोच की राह दिखाने वाली है। मीटिंग के बाद सहेली कृतिका ने कहा, नूपुर, आज तुम पहले से अलग लग रही हो, जैसे कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। नूपुर मुस्कुराई, मैंने बोझ नहीं उतारा, अपना साया बदल दिया है। अब मेरे पीछे डर नहीं चलता, मेरी हिम्मत चलती है,
ऑफिस के बाद वह सरकारी गर्ल्स कॉलेज जाती, लड़कियों को फिलॉसफी पढ़ाती और कहती, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपनी पहचान और इज्जत के लिए करो। जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया के सारे ताने बाने बदल जाते हैं। एक दिन एक छात्रा ने पूछा, मैडम, क्या आप कभी डरती नहीं? नूपुर बोली, मैं भी डरती थी। मैं भी औरत हूँ। मगर एक दिन समझ आया कि डर भी एक तरह की कैद है और आजादी का पहला कदम है डरना छोड़ देना। कुछ महीने बीते और एक दिन अनिकेत अचानक फ्लैट पर आ गया। माँ को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मम्मी, मैं आपके बिना अधूरा हूं। अब समझ आया कि आप हमेशा सही थीं। मैं और पापा ही गलत थे। अब वह बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नूपुर ने उसे सीने से लगाया। बेटा, मैंने घर नहीं छोड़ा। मैंने बस खुद को वापस पा लिया है। अनिकेत ने माँ का हाथ थामकर कहा, मम्मी, पापा अक्सर चुप रहते हैं, गुमसुम हो जाते हैं और आपकी बहुत बातें करते हैं। नूपुर ने एक पल आसमान की ओर देखा, जैसे किसी के लिए दुआ मांग रही हो, और बोली, भगवान करे वह अपने अंदर की आवाज सुन ले, खुद को समझने की कोशिश करे, क्योंकि मैं तो बरसों उनकी खामोशी में ही भटकती रही हूं। अब नूपुर की सुबह योग से शुरू होती, फिर दफ्तर, शाम को लेक्चर और रात को अपनी किताब औरत, वजूद और आजादी लिखती। उसने लिखा, मैंने सीखा है कि मर्द को बदलने से पहले औरत को खुद को बदलना पड़ता है। जब वह खुद को पहचान लेती है तो पूरा माहौल बदलने लगता है। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक फकीर देखा, जिसने कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर रोशनी है और दिल में सब्र। यह सब तेरी परीक्षा का इनाम है। नूपुर ने कुछ सिक्के कटोरे में डाले और मन ही मन सोचा, असल इनाम वही होता है जो दर्द से पैदा हो। शाम को वह छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने खुद से कहा, मैं अब अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरी सोच है, मेरी मेहनत है और यही मेरी पहचान है। तभी फोन बजा। कॉल विक्रम की थी। नूपुर ने कुछ पल फोन को देखा, हल्के से मुस्कुराई और फोन बंद कर दिया। वह जानती थी, जिस रिश्ते में इज्जत न हो, उसकी वापसी सजा बन जाती है। उस रात उसने अपनी किताब का आखिरी पन्ना लिखा। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे यकीन दिलाया जाता है कि वह कमजोर है। जब वह यह यकीन तोड़ देती है तो दुनिया बदल जाती है। कल के बारे में सोचते हुए उसने आसमान की ओर देखा। बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उसकी आजादी की गवाही दे रहा हो। रात को खिड़की के बाहर आधा चांद छुपा था और विक्रम के दिल से पूरा सुकून गायब। बिस्तर पर लेटा, नींद उसे छूकर नहीं जाती। कमरे की खामोशी अब उसकी सजा बन चुकी थी और नूपुर की आवाज, चाय की खुशबू, घर की रौनक, सब यादों में दर्द बनकर लौट रहे थे। हर रात उसके कानों में वही बात गूंजती, तुम सोचते हो कि इज्जत देने वाला तुम हो, मगर इज्जत कमाई नहीं जाती, इज्जत दी जाती है। यह वही वाक्य था जो नूपुर ने सालों पहले लिखा था। तब विक्रम हंस दिया था, पर आज वही शब्द उसकी सच्ची तौबा की वजह बन गए थे। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने घोषणा की, जिस इंसान के दिल में सुकून नहीं है वह अपने आप से सलाह करे, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान अपने अंदर ही लड़ता है। यह सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। वह कोने में बैठा रहा, उठ न सका। उसके दिल में सिर्फ एक दर्द था। खुद को जीतने की कोशिश में उसने सबको हरा दिया और हर रिश्ता अधूरा छोड़ दिया। अब वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, मंदिर में दीप जलाता और घंटों भगवान के सामने बैठकर रोता। पहले उसकी प्रार्थनाएं दुनिया के सुख सौभाग्य के लिए होती थीं। अब वह सिर्फ यही कहता, हे प्रभु, मेरा परिवार मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी पत्नी को बंधन समझा, जबकि वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। पूजा के बाद वह गीता खोलकर पढ़ता और जब उसकी नजर उस श्लोक पर पड़ती, स्त्री का सदैव सम्मान और सत्कार करो, वहीं घर में देवताओं का वास होता है, तो भीतर गहरी टीस उठती। बरसों से वह यह श्लोक पढ़ता आया था, पर आज उसका सच्चा अर्थ आत्मा को छू गया। एक दिन विक्रम नूपुर का पुराना रूमाल हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। तभी उसका बेटा आर्यन कमरे में आया। रूमाल देखते ही पूछ बैठा, क्या आप मम्मी को याद करते हैं? विक्रम ने धीमे से सिर हिलाया। बहुत याद करता हूँ, लेकिन अब खुद को उनके लायक नहीं मानता। आर्यन उसके पास बैठा। मम्मी कहती थी, इंसान बुरा नहीं होता, बस सही बात समझने में वक्त लग जाता है। ये सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या तुम नूपुर से मिले हो? क्या वह ठीक है? आर्यन ने बताया, अगर आप सच में बदल गए हैं तो भगवान भी आपको माफ कर देगा।
मंदिर से निकलकर विक्रम नूपुर के कॉलेज गया। दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे अंदर आने का हक नहीं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि नूपुर का फैसला सही था। उसने खुद को ही नहीं, मुझे भी आजाद किया। तभी अंदर से एक लड़की आई। बोली, मैडम ने कहा है, अगर कोई माफी मांगने आए तो उसे बता दो, माफी मिल चुकी है। यह सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले और वह पहली बार किसी डर से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से वहीं बैठ गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। मोहल्ले के गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, खाने पीने का काम भी शुरू किया और हर औरत को मुश्किल में देखकर खुद को याद दिलाता, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इज्जत न देना थी। अब उसका दिल नरम हो चुका था, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसमें सुकून की रोशनी थी। कुछ समय बाद नूपुर को डाक से विक्रम का पत्र मिला। उसमें उसने लिखा था, नूपुर, तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया, पर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं साफ देख पाता हूं कि हर बात में तुम सही थी और मेरी सबसे बड़ी सजा तुम्हारी खामोशी थी। अगर हो सके तो मेरी मिट्टी पर जाकर एक प्रार्थना कर देना, शायद तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। पत्र बंद करके नूपुर ने आंसू पोंछे, मन ही मन कहा, हे भगवान, शुक्र है एक पुरुष आखिर इंसान बन ही गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।